हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 12 की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें अभी तक ये पढ़ लिया है कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने पर किसी भी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कोई भी बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती है यानी उस पर डिफिशियंसी हो जाती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को बांटा, तीन तरीके से मेजरली बांटा जाता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। लेकिन मैंने कंडक्टर को भी दो तरीके में बांटा। एक होता है कंडक्टर्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज बोथ कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन अ डिफरेंट मैनर। दोनों के अलग अलग होती हैं, एक केमिकल होता है और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक में आयंस बनते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयंस बनते हैं, कैटायंस और एनायंस, और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मूवेबल होते हैं। जबकि कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है, वही चार्ज कैरियर होता है, प्रोटॉन्स नहीं होते हैं। ऐसे इंसुलेटर्स को मैंने दो पार्ट्स में बांटा है, एक डाइइलेक्ट्रिक और एक इंसुलेटर। इंसुलेटर ऑलवेज इंसुलेटर, बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डाइइलेक्ट्रिक भी ऑलमोस्ट इंसुलेटर्स ही होते हैं, बट आफ्टर प्लेसिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे गेट पोलराइज्ड। वो पोलराइज्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर, जैसे माइक का इसका एग्जाम्पल है डाइइलेक्ट्रिक का। वहीं अगर हम ड्राई वुड की बात करें या फिर रबर की बात करें, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड या कहीं भी रख दें वो कोई पोलराइज नहीं होंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, इसीलिए वो इंसुलेटर हैं। डाइइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटर हैं जब तक उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं क्योंकि वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। इज दैट क्लियर। और सेमीकंडक्टर तो मैंने बताया सेमीकंडक्टर होते हैं बैंड थ्योरी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर मैंने इन पांचों को बताया था। कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट एक जगह, इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक एक जगह, फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज सेमीकंडक्टर। इज दैट क्लियर। उसके बाद कल जो मैंने बताया वो मैंने बताया मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे हो सकता है, बाई फ्रिक्शन, बाई इंडक्शन एंड बाई कंडक्शन। इन तीनों की प्रॉपर्टीज और होता क्या है वो समझाया। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड रखते हैं। आज हम सीखेंगे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज प्लस मास और चार्ज में डिफरेंस, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत कूलम्स लॉ भी शुरू कर देंगे। कल से हम बिल्कुल फ्लो में अपने उस पर आ जाएंगे सिलेबस पे। लेकिन जो अभी तक की ये 4 वीडियो बनानी थी, जो 3 पहले और चौथी आज, ये बहुत ज़रूरी थी किसी भी बच्चे को बेस समझने के लिए। अदरवाइज वो कर तो कुछ भी लेता लेकिन उसको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। चलते हैं। तो पहली चीज़ चार्ज के बारे में देखते हैं कुछ। पहला, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसको चार्ज को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ Q1 चार्ज रखा है +2, यहाँ Q2 चार्ज रखा है -3, यहाँ Q3 चार्ज रखा है 4। सब कूलम मान लीजिए। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब ये बताने की जरूरत नहीं, चार्ज की यूनिट कूलम है, पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा। और Q4 है -1 कूलम। तो इनमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। टोटल चार्ज कोई पूछे तो सीधे टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4 एंड सो ऑन। Q1 कितना है 2 प्लस Q2 कितना है -3 प्लस Q3 कितना है 4 प्लस Q4 कितना है -1 एंड सो ऑन। 2 और 4 6, -3 और -1 -4। 2 कूलम का चार्ज होगा। ये कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं होती है। स्केलर जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए। वेक्टर्स भी हम फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। वरना मैं कुछ दिनों बाद फर्स्ट ईयर में का भी वीडियो चलाते रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस करा रहा हूँ। जिस दिन मैं वेक्टर्स पढ़ाऊँगा उसका वीडियो अपलोड करूँगा, उस दिन मैं लिंक डाल दूँगा। इंटर वाली जो भी उस समय चल रहा होगा उसमें आप लोग वेक्टर्स देख सकते हैं। वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज उस दिन समझ में आ जाएंगी। तो ये वेक्टर चार्ज क्या हो गया, स्केलर। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरी, चार्ज जो होता है क्वांटाइज रहता है।
क्वांटाइज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये एन जो होगा वो इंटीजर होगा, मैंने उस दिन समझाया था। 1 2 3 4 1000 972 ये सब होगा। यानी चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन्स, वो 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन्स, 972 इलेक्ट्रॉन्स, 39 इलेक्ट्रॉन्स, या तो कोई बॉडी अपने अंदर से दे सकती है, यानी उसके अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बॉडी उतना ही चार्ज ले सकती है, यानी एक्सेस हो जाएगा, उन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो देगी उस पर डिफिशियंसी, उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगी उस पर ज़्यादा हो जाएंगे, उस पर एक्सेस हो जाएगी, उस पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये जो एन होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स 3.5, 4/7, 19/3 यानी फ्रैक्शंस और डेसिमल में चार्ज ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर रहेंगे। 1.5 कूलाम का तो चार्ज हो सकता हो, ठीक है, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नहीं होगा। यानी किसी भी बॉडी पर 1.5 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ना दिया जा सकता है, ना किसी से निकाला जा सकता है। हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 729 इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटीजर होगा, कभी डेसिमल में नहीं होगा। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू एन, एन हमेशा इंटीजर होगा। तीसरा है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ये समझिए, ये आपने, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इस बॉडी पे प्लस का 10 चार्ज है, इस बॉडी पे -2, इनको कांटेक्ट में ले आई। तो अभी टोटल चार्ज कितना है कांटेक्ट में लाने से पहले? 10, इस पे प्लस का 10, इस पे -2 यानी 8, दोनों को मिला के 10 - 2 कितना है? 8। तो इसके बाद जब इनको टच किया या कुछ किया, इस पे मानो 5 आया तो इस पे 3 आएगा, रहेगा 8 ही। पहले दोनों पे मिला के टोटल चार्ज कितना था? 8। आफ्टर कोई भी प्रोसेस के थ्रू हमने किया तो होगा 8 ही। अगर इस पे 1 आया है तो इस पे 7, इनका सम 8 ही रहेगा। हो सकता है मान के चलिए इस पे -1 आ गया, इस वाली पे, इस पे ले लीजिए, इस पे -1, तो इस पे 9 होगा निश्चित। 9 - 1 8, क्योंकि शुरू में 8 था तो अब भी कितना रहेगा? 8 ही रहेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे -3 हुआ, अगर यहाँ पे -3 हुआ, कोई भी प्रोसेस, बाय एनी प्रोसेस, ठीक है, कंडक्शन या इंडक्शन, किसी भी प्रोसेस, तो यहाँ पे हमारी मजबूरी होगी 8 लाना, 11 में से 3 गया 8, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 2, एक बॉडी से दूसरी में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक एमिट कर सकती है, डिफिशियंसी हो जाएगी, दूसरी ले सकती है, ठीक है। 3 बातें हो गई। चौथा, चार्ज डिपेंड ऑन मास। ये बात समझिए आप, ये बहुत जरूरी बात है। चार्ज डिपेंड ऑन मास। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है मैंने बताया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे ये तो चार्ज है, चार्ज, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी है, द्रव्यमान भी है, जो इसका वेट G से मल्टीप्लाई करते हो, वेट, इलेक्ट्रॉन में वेट भी है, m कितना? 9.1 × 10⁻31 kg। अब समझो भैया, ये जो बॉडी थी, ये एक बॉडी है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ये वाला 3 तो वो हो ही गए, चौथा समझिए, चार्ज मास पे डिपेंड करता है। कैसे? ये एक ए बॉडी थी, ये एक बी बॉडी थी, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल के यहां ट्रांसफर कर दिया, सही है, अपने अंदर से यहां निकाल के एक इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पे क्या हो गई? कमी हो गई एक इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की? एक इलेक्ट्रॉन की। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जो अपने अंदर, जिस पे कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, इसने अपने अंदर से दे दिया तो डिफिशियंसी हो गई, तो इस पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव।
और इसने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेगेटिव का 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन इसका मास कम हो गया होगा, क्योंकि इसके अंदर से जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज तो इतना चला गया, चलो इस पे प्लस आ गया इसमें, लेकिन इस जब एक इलेक्ट्रॉन का ये जो मास था, ये कुछ इसका मास भी तो कम हो गया। कितना कम हो गया होगा? 9 इसका मास जितना भी था, मानो इसका मास x था शुरू में, x किलोग्राम की, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल गया तो इसका मास अब इतना रह गया होगा, इसमें से ये कम कर लो भैया, इसका मास एक इलेक्ट्रॉन, और 2 निकल गए होते तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 निकल गए होते 3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे इतने मास की कमी होती है, ये याद रखो। मानो ये मैं 10 किलो का हूँ, इसे मिला के ये मेरे अंदर है, मैं 10 किलो का हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक भाई साहब है, अब कुछ देर को ये इलेक्ट्रॉन मान लो भाई प्लीज़, अब इतना मास मत मानो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि आपको परेशानी होगी। इसको कुछ देर के लिए 1 किलो का मान लेते हैं, कुछ देर के लिए प्लीज़। ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास एक्चुअली में इतना होता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ये, और इस पर चार्ज इतना है 1.6 × 10⁻⁹ ये मेरे पास है, मैं 10 किलो का हूँ, इसका खुद का मास कितना है? 1 किलो, और ये है 20 किलो के। जब एक चार्ज मेरे अंदर से इसमें गया तो ये अब 21 किलो के हो गए, क्योंकि 1 किलो इसमें ऐड हो गया, और मेरा 9 किलो ही रह गया, क्योंकि मैं 10 किलो का था, 1 किलो तो मेरे अंदर से निकल गया। तो जब चार्ज कहीं ट्रांसफ़र होता है तो चार्ज तो ट्रांसफ़र होता ही होता है, इतना तो चार्ज इससे इधर चला गया तो इस पे माइनस आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इस पे प्लस हो गया क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है उसका मास इतना कम हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और मानो 5 गए होते तो 5 इंटू 9.1 इतना मास इसका कम, और भाई इसका मास जुड़ जाता। मानो इसका मास जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था शुरू में कितना था? y, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो इस पे इतना जुड़ गया होगा, इतना मास इसका जुड़ गया होगा। यानी जब जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मास कम होता चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ उतना कम, और दूसरी जो गेन करेगी उस पर उतना जुड़ता चलेगा जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करे। ठीक है, और चार्ज का तो पता ही है, जो बॉडी चार्ज गेन करती है 5 गेन करती ये तो 5 आ जाता है, ये 5 लूज करती तो इस पर प्लस का 5 आ जाता। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए चार्ज, 5वीं बात, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, ये सभी जानते हैं। चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है अपने से एक बॉडी से दूसरी बॉडी, और 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, लॉस करे, जो बॉडी लॉस करे अपने अंदर से, या डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, उस पर पॉजिटिव। जितनी 5 इलेक्ट्रॉन कर दे तो 5 पॉजिटिव, और जिस पे जो गेन कर ले या एक्सेस हो जाए वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। चार्ज जो है डिराइव्ड यूनिट है, चार्ज इज derived, is a derived unit. चार्ज जो होता है वो एक डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड 2 यूनिट पढ़ी है हमने फर्स्ट ईयर में, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पे बता दे रहा हूँ 7 तरीके की होती हैं, मास, टाइम, लेंथ, कुछ लोग इसे डिस्टेंस कह देते हैं, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी और नंबर ऑफ मोल्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती हैं। एक चीज़ यहीं पे बता रहा हूँ, जब वीडियो देख रहे हो आप, जब मैं मास और चार्ज में डिफरेंस बताऊंगा तो यहीं एक डिफरेंस बता दे रहा हूँ। जब बताऊंगा तो बता दूंगा, मैंने पहले बताया था मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मास अपने आप में फंडामेंटल होती है, m, लेंथ l, टाइम t, टेम्परेचर थीटा, करंट a। जबकि चार्ज जो होती है वो डिराइव्ड होती है। देख लीजिए, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = I/T। I यानी करंट और T यानी टाइम, यानी चार्ज इन फंडामेंटल से मिलकर बना है। चार्ज की यूनिट क्या हो गई, डायमेंशन करंट की A और टाइम की T। चार्ज की डायमेंशन कितनी हो गई, 80, या हम कह सकते हैं एम्पियर सेकंड। आई को एम्पियर, टाइम सेकंड में। इसी चीज को एम्पियर सेकंड किसके इक्वल हो जाता है, कूलाम के। एक एम्पियर सेकंड 1 कूलाम के इक्वल, इसलिए चार्ज को कूलाम कहते हैं। इज दैट क्लियर? रब करें तो मास फंडामेंटल यूनिट है और चार्ज डिराइव्ड यूनिट है। इज दैट क्लियर? चार्ज जब रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जब चार्ज रुका होगा, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स रुका होना। अब चार्ज रेस्ट की जगह मोशन में हो तो मोशन में 2 तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म चार्ज जिस स्पीड से चल रहा है, चलते चले जा रहा है, ना उस स्पीड से बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो वो हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। रेस्ट का मतलब तो रुका होना। और नॉन यूनिफॉर्म कभी 10 से 15 हो गई, कभी 15 से 12, कभी घट गई कभी बढ़ गई, वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो जब यूनिफॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। जब नॉन यूनिफॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। यानी जब चार्ज रुका होगा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स रुका होना, ये वाली यूनिट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और ना ही कोई एनर्जी रेडिएट करेगा। जब चार्ज चलने लगेगा, आगे यूनिट में आएगा, तब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। कब? जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, टक 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 सेम स्पीड से जा रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, यानी 10 से 15 हो गई, 15 से 12, 20, 24, 9, 8, कभी कम कभी ज़्यादा, कम बढ़। नॉन यूनिफॉर्म जब स्पीड होगी उसकी मोशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ये अभी लिख लीजिएगा, ओके। अब लास्ट चीज, चार्ज की जो लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट चार्ज इज नॉट वेरिएंट। वेरिएंट इसका मतलब समझ लीजिए, चार्ज इस बॉडी पे, समझना, अब मैं बात बता दे रहा हूं, इस बॉडी पे चार्ज है 5 कूलम का और इसका मास है 10 किलोग्राम का। ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है,
ठीक है। इस पर चार्ज है 5 कूलम, प्लस का मान लीजिए 5 कूलम है, यानी बताओ बच्चों इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, एक्सेस में आ गए होंगे, या इसने अपने अंदर से कम कर दिए होंगे, डिफिशियंसी हो गई होगी, डिफिशियंसी, क्योंकि प्लस का मतलब है इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, तब इस पर कितना आ गया 5 कूलम का चार्ज। यहीं अगर माइनस का होता तो इसने ले लिए होते, एक्सेस हो गई होती है इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम 5 कूलम की बात कर रहे हैं, या इसने दे दिए या ले लिए, इस केस में मान के चल रहे हैं दे दिए क्योंकि पॉजिटिव है। इस बॉडी का चार्ज, ये कोई ए बॉडी है, इस पे चार्ज कितना है 5 कूलम, इस पे मास, इसका मास कितना है, वजन कितना है, इसका वेट जब जी से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो वेट, इसका मास कितना है 10 किलोग्राम। अब ये चार्ज रुका हुआ है रेस्ट पे, तो इस पे चार्ज, ये वाली बॉडी रेस्ट पे है, समझना रेस्ट पे है, या ये चल सकती है, यही ये बात समझना है। तो जब ये रेस्ट पे है तो इसका चार्ज कितना है 5 कूलम, और इसका मास कितना है 10 किलो। अब जो मैं कहने वाला हूं वो थोड़ा सा बात आपको अटपटी लगेगी, लेकिन ये मतलब आइंस्टाइन के द्वारा दी गई एक रिलेटिव मास स्पीड रिलेशन है, रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है, वो एक फॉर्मूला है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक बॉडी थी जब रुकी हुई थी रेस्ट पे, तो इस पे चार्ज कितना था 5 कूलम, तो 5 ही कूलम रहा, लेकिन मास भी इसका 10 ही किलोग्राम का 10 किलोग्राम। लेकिन अब ये बहुत तेज चलने लगा, स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ ये इसके जो स्पीड है v, वो स्पीड ऑफ लाइट कितना c, इसके आसपास आ गई, मान लो ऑलमोस्ट इक्वल आ गई। कभी कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती। 3 × 10⁸ की जगह ये चलने लगा 3 × 10⁷, यानी इसके इस स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में इसको नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता। नेग्लिजिबल क्या होता है, तुम पे 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख रुपए हैं, और मुझ पे 0.001 है, तो यार कोई मेरी तुम्हारी तुलना ही नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप लोग लखपति, मुझ पे 1 रुपया भी ठीक ठाक नहीं है, 1 पैसा भी ठीक ठाक नहीं, तो इसको नेग्लिजिबल कह देते हैं। लेकिन अब एक इंसान, तुम पे 1 लाख है, एक इंसान पे 90,000, तो तुम ये नहीं कहोगे तुम मेरे सामने कुछ नहीं है, भाई ठीक ठाक है, कम भले ही है लेकिन ठीक ठाक है, उसको अब आप अपने इक्विवेलेंट मानेंगे, भाई एग्जैक्ट नहीं है, इक्विवेलेंट है। तो ऐसा ये है 3 × 10⁸, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर पर सेकंड से चल रही है लाइट, इतने मीटर पर सेकंड से चल रही है, और मैं चल रहा हूँ 1 मीटर पर सेकंड से, तो भैया लाइट कहेगी हटाओ, ये कहा है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मैं 10 करोड़ मीटर पर सेकंड से चल रही हूँ, 1 सेकंड में 10 करोड़ मीटर चल रही हूँ, और तुम 1 मीटर चल रहे हो, यानी मैं 1 सेकंड में 3 करोड़ रुपया कमा रही हूँ, तुम 1 रुपया कमा रहे हो, तुम इससे क्या तुलना। 3 करोड़ में 1 सेकंड में कमा लेती हूँ, चल लेती हूँ, स्पीड रुपया से मान लो, और तुम 1 मीटर, तो वहीं कोई इंसान कहे 1 2 3 4 5 6 7 ले लो, 8 मत लो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, कोई 20 लाख कमा रहा है, वो 3 करोड़, तो कम तो है, 1 सेकंड में ये 3 करोड़ कमा रहा है, ये 20 लाख, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं है। ऐसे ही जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ से कुछ कम चलने लगती है, उसके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नहीं हो, तो बेटा मैंने कह दिया स्पीड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट की जब ऑलमोस्ट इक्वल होती है, थोड़ा कम होती है, ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकती, तब बेटा इसका चार्ज इस पे 5 ही रहेगा। इसकी स्पीड चाहे 0 पे था, रेस्ट पे था, तब भी 5 ही था, ये बहुत तेज चलने लगा स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, तब भी इसका चार्ज कितना रहा 5, लेकिन मास जो है वो 10 से कुछ ज़्यादा हो जाता है, 10+ लिख दे रहा हूँ, 10 से कुछ ज़्यादा। हाँ, यानी मैं 10 अभी 100 किलो 60 किलो का हूँ, और मैं स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भागने लगूँ, इसके आसपास, तो मैं ऑटोमेटिक ही 60 से कुछ ज़्यादा किलो का हो जाऊँगा, 60 से कुछ ज़्यादा, जबकि मैंने कुछ खाया पिया, बॉर्नवीटा बूस्ट कुछ नहीं पी लिया, ठीक है, एंडोरामास कुछ नहीं लिया, नो, ठीक है, लेकिन बस मैं स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भागने लगा, तो मेरा मास अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर कोई चार्ज है,
वो उतना ही रहेगा, चाहे मैं खड़ा हूँ चाहे मैं चल रहा हूँ। और वहीं कोई बॉडी रेस्ट में है, मैं 60 किलो का हूँ, अगर मैं रुका हुआ हूँ या हल्के फुल्के भी चल रहा हूँ, वही 1 मीटर पर सेकंड नेग्लिजिबल, तो मैं 10 ही किलो करूँगा तो फर्क नहीं पड़ जाएगा। कल को तुम दौड़ने लगो, कोई पीटी उषा की तरह भागने लगो, उसेन बोल्ट बन जाओ और कहो सर अब मेरा मास बढ़ गया होगा, वो कुछ नहीं बढ़ा। उसेन बोल्ट कोई स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में थोड़ी चल रहा है। उसकी बात कर रहा हूं जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चल रहा हो। स्पीड ऑफ लाइट 1 सेकंड में 3 करोड़ मीटर चल रही है, 3 करोड़ मीटर। तुम 2 करोड़ चलने लगो, 1 करोड़ चलने लगो, 80 लाख चलने लगो, तब वो माने जाओगे, तब तुम्हारा मास जो है इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ 10 किलो से बढ़ जाएगा। या इसी को कहते हैं चार्ज इज नॉट वेरिएंट। चार्ज वेलोसिटी पे, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। चार्ज ऐसे लिख लो, चार्ज इज नॉट वेरिएंट, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। तुम चाहे रुके हो तब भी 5 ही कूलाम रहेगा चार्ज, और तुम चलने रहे हो तब भी 5 ही कूलाम। जबकि मास जो है, अगर तुम रुके हो या हल्के फुल्के चल रहे हो तो 5 ही 10 ही रहेगा, और कहीं तुम तेज दौड़ने लगे तो तुम्हारा मास बढ़ जाएगा। अब वो फॉर्मूला क्या है जो आइंस्टाइन ने दिया था मास और वेलोसिटी का, वो मैं बता दे रहा हूं। मास m इजिकल टू एम नॉट, m जो है मास एट रेस्ट। जैसे अभी हमारा रेस्ट में मास, जब हम रुके हुए थे मास कितना है 10, तो यहां तो हम 10 लगा देंगे। c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, और v वो है स्पीड जो हम भाग रहे हो, वो भी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास। ये नहीं कि हम 1 से भागने लगे तो यहां लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, तो हमारा मास बढ़ जाएगा, 10 से ज्यादा आने लगेगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए मास वेरिएंट होता है। अभी मैं 4 डिफरेंस दिखाऊंगा मास और चार्ज में। उसमें एक चीज़ ये भी दिखाऊंगा कि चार्ज वेरिएंट नहीं होता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे रुका हो चाहे चल रहा हो, चार्ज उतना ही रहेगा। लेकिन मास अगर स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलने लगे हम तो हमारा मास बढ़ जाएगा। ठीक है। चार्ज डिराइव्ड यूनिट है AT, अभी इससे पहले ही कराया, और जबकि मास फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, उनमें से मास फंडामेंटल यूनिट है। और चार्ज AT, Q इजिकल टू IT, तो I क्या है फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, और टाइम भी फंडामेंटल। तो चार्ज Q किससे मिलकर बना है फंडामेंटल यूनिट से, जबकि मास तो अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है। मास फर्स्ट ईयर में यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ा होगा तो M, ये 2 अंतर। बस चलते हैं, ये चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई। 5 चीज देख लेते हैं जल्दी से। चार्ज और मास में अंतर, चार्ज और मास। ठीक है। पहले चार्ज, ये क्या होती है डिराइव्ड, और ये क्या होता है फंडामेंटल। चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, और मास डिपेंड करता है। और जब कैसे करता है, स्पीड बढ़ी, स्पीड इंक्रीजेस, एज स्पीड इंक्रीजेस मास विल इंक्रीज। जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट से भागते चले जाएंगे उसके आसपास, हमारा मास भी 10 किलो से बढ़ता चला जाएगा, जो मैंने एग्जांपल बताया। तीसरा, चार्ज 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज हम अपने अंदर से चार्ज दे दें तो हम पॉजिटिव आ जाएगा हम पे, और कोई बॉडी ले ले तो उस पर नेगेटिव। जबकि मास सिर्फ एक ही होता है पॉजिटिव। किसी भी चीज का मास नेगेटिव नहीं हो सकता, कितना ही कम हो रहेगा पॉजिटिव में, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चौथा, चार्ज डिपेंड्स ऑन मास। अभी बताया था किसी भी, ये वाला मैंने बताया था, मेरे अंदर से जब चार्ज जाएगा तो मेरा मास भी कम होगा,
मैं 10 किलो का था ये, मैं जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को दे दिया था, इसको ये 20 का था, तो जब मैंने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता, लेकिन ये 1 किलो का मान के चले थे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, लेकिन कुछ देर को मानते हैं 1 किलो का। मैं 10 किलो का था, इसको मिला के जब मैंने 1 किलो का ये था इलेक्ट्रॉन इसे दिया और ये 20 का था, तो ये तो 21 का हो गया। चार्ज दिया लेकिन इसका मास भी तो इसमें चला गया मेरे अंदर से, ये तो 21 का हो गया और मैं 9 का ही रह गया। 10 किलो का था, 1 किलो का इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन का मास 1 किलो मान के चल रहे हैं। तो चार्ज तो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन मास इज इंडिपेंडेंट। मास इंडिपेंडेंट होता है। मैं अगर चार्ज मेरे अंदर नहीं है, मैं अपने अंदर से ये निकाल के रख दूं, ये चार्ज नहीं है। मैं 10 किलो का था, ये मानो चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी है, मैंने यहाँ रख दी 1 किलो की, तो मैं कितने किलो का रह गया 9 किलो का। चार्ज थोड़ी मेरे अंदर से चला गया, इस पर तो चार्ज था ही नहीं। चार्ज तो तब जाता जब मैं ये देता, यानी चार्ज जब हम किसी को दे देते हैं या कोई बॉडी लेती है, तो मास जो दे देता है उसका मास कम हो जाता है और जो ले लेता है चार्ज उसका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मास इंडिपेंडेंट रहता है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मास किसी को दे दिया तो चार्ज भी देना जरूरी है, नो। तो यही इसके बेसिक जो थे अंतर थे मास और चार्ज में। ये आपको समझ में आ गए होंगे, इसको लिख लीजिएगा, बहुत जगह काम में आता है।